हेलो दोस्तों। लालच एक ऐसी बला है जिसका पेट कभी नहीं भरता। जिसे जितना भी खिला दो उसकी तलब और भूख बढ़ती ही जाती है। मैं भी एक गरीब मगर लालची लड़की थी। मुझे अगर छोटी मोटी चोरी करने का मौका मिलता तो मैं कर लेती थी, क्योंकि सारी जिंदगी खुद को हर इच्छा के लिए तरसते देखा था। मेरा नाम सुमन है। मैं एक घर में दिन रात की नौकरी करती थी। मेरे मालिक वैसे तो बहुत अच्छे इंसान थे, तनख्वाह भी अच्छी देते थे, लेकिन रहते अकेले थे। मैं 19 साल की थी, कुंवारी भी थी। मेरी माँ पहले इसी मालिक के घर में काम करती थी, लेकिन जब मेरी माँ बीमार रहने लगी तो मुझे भेज दिया। पहले भी मैं माँ के साथ इस मालिक के घर का काम करने आ चुकी थी। एक बार सफाई के बीच मुझे मालिक के कमरे से 500 का नोट मिला। मैंने वापस करने की बजाय उसे अपने दुपट्टे के साथ बांध लिया। लेकिन ऐसा मौका मुझे इसीलिए भी ज्यादा नहीं मिला था, क्योंकि मैं रोज माँ के साथ नहीं जाती थी। लेकिन अब तो मुझे अकेले ही काम करने के लिए जाना था। जब मैं माँ के साथ मालिक के घर गई तो पहले तो मैं उस लंबे चौड़े मर्द को देखकर घबरा गई थी। मैंने माँ से साफ मना कर दिया कि मुझे दिन रात वहाँ काम नहीं करना। माँ कहने लगी कि वह बुरा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। मैं पिछले 5 साल से उसके घर में काम कर रही हूँ और काम भी ज्यादा नहीं है, खाना ही तो बनाना है, क्योंकि उस घर में और भी नौकर काम करते थे। माँ की दलीलों पर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। ना जाने क्यों मेरा दिल अनजाने से डर में घिरा हुआ था, क्योंकि वह आदमी अकेला ही रहता था। ना उसके बीवी बच्चे थे, ना कोई रिश्तेदार। लेकिन हमारी मजबूरी यही थी कि हम लोग गरीब थे, इसीलिए हम कभी कभी वह काम करने पर भी मजबूर हो जाते हैं जो करना ही नहीं चाहते। जाहिर है माँ बीमार रहने लगी थी। पापा काम करते नहीं थे। मुझसे छोटे 2 बहन भाई थे। अगर मैं ना कमाने जाती तो घर पर खाने के लाले पड़ने लग जाते। इसीलिए अगले दिन माँ के साथ उस कोठी में नौकरी के लिए चली गई। वह आदमी था तो 35 साल के लगभग, लेकिन खुद को फिट रखा हुआ था। सर के बाल काले रंग के रंगे हुए थे। माँ के साथ मुझे देखकर वह मुझे सर से पैर तक देखने लगा। फिर मेरी माँ से कहने लगा, तुम जानती हो मुझे अपना घर हर वक्त शीशे की तरह साफ चाहिए। यह लड़की संभाल लेगी सारा काम। शायद मेरा दुबला पतला शरीर देखकर उसे लग रहा था कि मैं उसके घर का काम नहीं कर पाऊंगी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी सेठ जी, मेरी माँ ने जवाब दिया। मुझे उसकी नजरों से उलझन सी महसूस हुई। मैंने अपना दुपट्टा अपने आसपास और भी अच्छे से फैला लिया और अपने माथे पर नागवारी के बल डाल लिए। वह कमीनगी की हंसी हंसने लगा। मुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। माँ जब चली गई तो कहने लगा, पूरे घर की सफाई तुम अपनी निगरानी में करवाओगी। बस ऊपर में एक ही कमरा है, उस कमरे में जाने की कभी भी कोशिश मत करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। उस मालिक के घर में दिन के समय काम करने और भी नौकरानियां आती थी, और एक नौकरानी जो मेरी माँ की उम्र की थी वह वही मेरे साथ क्वार्टर में रहती थी। मैं सब नौकरों से अपनी निगरानी में काम करवाती थी, लेकिन मेरी उत्सुकता उस वक्त बढ़ने लगी जब ऊपर के कमरे की सफाई करवाने जाती। ऊपर बहुत बड़ा लॉन्च और बड़ी सी गैलरी थी और बस एक ही कमरा था। मुझे यह देखकर हैरत भी होती थी, कितना बड़ा हॉल जैसा लॉन्च है और बस एक ही कमरा। मैं जब ऊपर की सफाई करवाती और सामने उस बंद कमरे को देखती तो मेरे अंदर एक बेचैनी सी होने लगती कि जब सारा घर यह आदमी साफ करवाता है, एक एक चीज शीशे की तरह चमकाता है, तो यह कमरा साफ क्यों नहीं करवाता। जो नौकरानी सफाई किया करती थी वह भी मालिक की पुरानी नौकरानी थी। मैंने सोचा इसे पूछ कर देखूं कि आखिर इस कमरे में है क्या। लेकिन जब मैं यह सवाल उस नौकरानी से किया तो उसकी तो रंगत ही उड़ गई थी। एक पल में ही वह घबरा सी गई थी। ना में सिर हिलाने लगी, कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गई उस कमरे में। और तुम क्यों पूछ रही हो? क्या साहब ने तुमसे नहीं कहा कि उस कमरे में कभी मत जाना? वो मुझसे सवाल जवाब करने लगी। मैं उसकी हालत देखकर तो और भी उत्सुक होने लगी थी कि ऐसा भी उस कमरे में क्या है। लेकिन उस नौकरानी के सामने बात बदल दी कि हाँ, मुझे भी कहा है। मैं इसीलिए तुमसे कह रही थी कि कहीं तुम अनजाने में उस कमरे में तो नहीं चली गई। मैं बात को घुमाना चाहा था। वह नौकरानी मुझे घूर कर अपना काम करने लगी। खाना मैं बनाती थी। जो भी उस आदमी को खाना होता वह मुझे सुबह ही बता देता। मुझे हैरत इस बात की थी कि वह आदमी शाम को 6 बजे घर के सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल देता। कहता अपने घर जाओ। यहाँ तक कि बाहर मेन गेट के चौकीदार को भी यही कहता कि अब 9 बजे के बाद आना। मुझे भी यही कहता कि 9 बजे तक तुम अपने कमरे पर ही रहा करो। हम सब लोग अपने अपने घर चले जाते, लेकिन वह आदमी मुझे कुछ शक में डालने लगा था।
जब भी मैं या नौकरानी ऊपर वाले जगह में काम कर रहे होते तो वह बार बार ऊपर के चक्कर लगाता रहता और उसकी नजरें कमरे की तरफ ही रहती है। शायद उसे यह डर था कि हम लोग कहीं वह कमरा खोलने की कोशिश नहीं करते। ऐसा भी भला क्या था उस कमरे में जहां वह किसी को जाने नहीं देता था? और इतने बड़े बंगले में शाम के 6 बजे से 9 बजे तक वह बिल्कुल अकेला क्या करता था? यह दो सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। मैं घर में आने के बावजूद भी यही जानने की फिराक में लगी रहती थी। मेरी इच्छा थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि आखिर मालिक 2 घंटे के लिए सारे नौकरों को बंगले से निकालकर बंगले में अकेला क्या करता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर बात को बहुत ज्यादा सोचते हैं और तरह तरह के सवाल आते उन्हें तंग करते रहते हैं। उनके अंदर उत्सुकता की बीमारी होती है। मेरी गिनती भी उन्हीं लोगों में होती थी। मेरी माँ जिस चीज से मना करती कि सुमन उधर नहीं जाना, मैं यह सोचने लगती कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो माँ मुझे जाने नहीं दे रही, और मैं फिर वहाँ जरूर जाती थी, चाहे बाद में मुझे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़ जाए। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरी आदत मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। शाम को 2 घंटे में अपनी माँ के साथ मिलकर घर के काम करती रहती थी, लेकिन मेरा दिमाग लगातार उस एक ही सवाल में घूमता रहता था कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या हो सकता है। कहीं उस कमरे के अंदर उसने किसी लड़की को कैद करके तो नहीं रखा। कभी सोचती क्या पता वहाँ कोई राज की बात हो, या हो सकता है कि वह आदमी वहाँ कोई नाजायज काम करता हो, तभी उसके कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल मुझे तंग करते रहते, और दूसरी बात मुझे यह भी सताती रहती कि यह मालिक इतने बड़े घर में 2 घंटे अकेले करता क्या है। शायद वह शादीशुदा हो, अपनी पत्नी को कमरे में कैद करके रखा हो सकता है जंजीरों में बांध कर रखा हो। मेरे अंदर एक जासूस वाला कोई आदमी बैठा हुआ था जो मुझे इस बात का उकसाता रहता कि मुझे हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे अंदर की बेचैनी इस कदर बढ़ने लगी थी कि मैं उस कमरे में जाने के तरीके सोचने लगी। वापस बंगले में आकर भी मेरा ध्यान बस उसी कमरे की तरफ अटका रहता। वह कमरा हर वक्त लोग रहता था, खिड़कियां भी उसके अंदर से बंद रहती थी। अब तो मैं ऊपर की सफाई करवाने के बाद भी ऊपर की तरफ चली जाया करती थी। मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं कमरे के आसपास का जायजा लेने लगती थी। मगर घर में मेरे और मालिक के अलावा एक नौकरानी और थी जिसके साथ मैं एक ही क्वार्टर में रहा करती थी। इसके अलावा एक चौकीदार था। एक बार रात के 12 बजे जब वह नौकरानी सो गई तो मैं उठकर बैठ गई। मैं सोच चुकी थी कि आज उस बंद कमरे का राज जानकर रहूंगी, क्योंकि आज शाम को जो हरकत मेरे मालिक ने की थी मुझे विश्वास हो गया था कि उस कमरे में जरूर कोई है। मैं अपने घर से उस दिन 9 बजे से पहले ही वापस लौट आई थी। इत्तेफाक यह था कि मेन गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे हैरत तो बहुत हुई क्योंकि चौकीदार इस वक्त बंगले में नहीं होता था। अगर कोई चोर घर में घुस आता तो क्या होता। खैर मैं घर में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा अगर मालिक ने जल्दी आने की वजह पूछी तो बता दूंगी मुझे रात का खाना पकाना था, जो मैं जानबूझकर पका कर नहीं गई थी क्योंकि मुझे ऊपर के कमरे का राज जानना था। मुझे लगा था कि मालिक इस कमरे में होगा। वैसे तो अब तक सब कुछ ठीक था। मालिक मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। बस उसकी नजरें मुझे उलझा रखती थी। जब भी मुझे देखता सर से पांव तक बड़े गौर से देखा करता था। उसकी आंखें मेरे पूरे शरीर का सफर करती थी तो मुझे यूं लगता कि चींटियां मेरे शरीर पर रेंगने लगी है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता था। मैं उसकी नजरों से ही परेशान होने लगी थी। जब बंगले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई, अंदर कोई भी नहीं था, वरना वह मालिक ज्यादातर अपना समय लॉन्ज में टीवी देखकर ही गुजारता था। लेकिन इस वक्त वहाँ नहीं था। मैंने नीचे का सारा घर देख लिया था, लेकिन वह नीचे कहीं भी नहीं था। मेरा शक ठीक निकला, वह ऊपर वाले कमरे में ही मौजूद था। मैं धीरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चली गई। उस कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन जिस बात ने मेरे होश उड़ाए थे वह यह था कि कमरे से उस मालिक की बातें करने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वह इतना धीरे बोल रहा था कि मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बात कर रहा है। मैंने दरवाजे पर कान भी लगाया, लेकिन फिर भी मैं बातें नहीं सुन पाई। मैं यह सोच रही थी कि यह आदमी अकेला रहता है तो क्या यह कोई दिमागी मरीज है जो बंद कमरे में अकेले बातें कर रहा है। लेकिन दूसरी आवाज सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। यह एक औरत की आवाज थी। क्या मेरे सारे शक सही साबित हुए थे?
यकीनन वह एक लड़की ही थी। क्या यह आदमी दूसरी औरतों को घर में लाकर उनके साथ जबरदस्ती करता था? इस सोच ने तो मुझे डरा कर रख दिया था। मैं फौरन से नीचे उतर गई और अपने क्वार्टर में जाकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। अपने जल्दी आने पर अब अफसोस भी होने लगा था। कुछ ही देर बाद घड़ी ने 9 बजाए थे। अचानक ही मैंने मन ही मन अपने भगवान को याद किया था, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना था मुझे भगवान की याद आ गई थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, तुम मेरी इज्जत को इस आदमी से बचा कर रखना। मैं यही सोचने लगी कि वापस घर चली जाती हूँ। मुझे यहाँ काम नहीं करना, क्योंकि उस आदमी की नजरें भी मुझ पर अच्छी नहीं लगती थी। और अब तो यह राज भी मुझ पर खुल गया था कि यह आदमी ऊपर के कमरे में लड़कियां बंद करके रखता है और उनके साथ जुल्म करता है। अभी मैं यही सोच रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा बजा था। मैं पहले ही डरी हुई थी और दरवाजा बजाने पर तो एकदम सहम कर रह गई थी। मुझे लगा वही मालिक होगा, उसके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। वह मुझे जल्दी आने की वजह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? और अगर उसे मुझ पर शक हो गया तो कहीं मुझे मार ही ना डाले। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? लेकिन वह नौकरानी थी जो मेरे साथ ही इसी क्वार्टर में रहती थी। मैंने सुकून का सांस लिया और दरवाजा खोल दिया। वह मुझे कुछ शक भरी नजरों से देखने लगी। कहने लगी, तुम कब आई और अंदर कैसे पहुंच गई? क्योंकि हम एक साथ ही बंगले पर पहुंचते थे और फिर चौकीदार का इंतजार करते थे, क्योंकि मेन गेट के लॉक की चाबी चौकीदार के पास ही होती थी। मैंने अपने डर पर काबू पाया और कहा कि मैं जब आई तो दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए मैं अंदर क्वार्टर में आ गई। वह कहने लगी, चौकीदार तो अभी आया था। मैं भी सोचो कि क्वार्टर का दरवाजा अंदर से कैसे लॉक हो गया। मैं समझ गई वह क्यों इस तरह से दरवाजा पीट रही थी। उसे लगा कि कमरे में कोई चोर घुस आया है। रात का खाना खाकर मैं जब सोने के लिए लेट गई तो मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक तरफ मैं आज की होने वाले हादसे के मारे डर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी वही उत्सुकता थी। मैं बहुत देर तक करवटें बदलती रही। मैं सोच रही थी कि अगर वह आदमी अगर अय्याश भी है तो उसे डर किस बात का है? वह सब नौकरों को घर से बाहर भेजकर ही अपनी अय्याशी पूरी क्यों करता है? वह मालिक है, उसका घर है। अगर सबके सामने भी अपनी इस आदत को पूरा करे तो नौकरों की क्या हिम्मत थी उसे कुछ कह पाए? उसके सर पर बीवी बच्चे भी नहीं थे जो उसे वो काम करने से रोक दे। फिर यह शाम के 2 घंटे का क्या चक्कर है? मेरे दिल में वह कमरा हर वक्त खटकता रहता था। उस वक्त मालिक अपने कमरे में ही होता था। मैंने सोचा चुपके से ऊपर के कमरे में जाकर देखती हूँ कि चक्कर क्या है, लेकिन यह मालूम नहीं था कि जो मंजर मुझे वहाँ देखने को मिलेगा वह मेरी आत्मा को ही तड़पा कर रख देगा। क्योंकि उस कमरे में तो मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। मेरे बराबर में वही नौकरानी गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं धीरे से उठकर कमरे के क्वार्टर से बाहर निकल आई। बाहर से होते हुए लॉन में आ गई। चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा सो रहा था, इसीलिए मैं सावधानी से कदम उठाते हुए लॉन्ज तक बड़ी होशियारी से आई थी। पूरे लॉन्ज में अंधेरा था। मैं धीरे से दबे पांव ऊपर की सीढ़ियां चलने लगी। उस वक्त मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अपने पकड़े जाने का डर भी था और कमरे के राज को जानने की भी इच्छा थी। जब मैं कमरे के पास गई तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने अंदर जाकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। कमरे की लाइट जल रही थी, एसी भी ऑन था, लेकिन कमरा खाली था। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि कमरा खाली क्यों है। अगर खाली है तो खुला क्यों है? मैं अंदर दाखिल हुई और कमरे का जायजा लेने लगी। वह कमरा नहीं कोई महल था, वह काफी बड़ा कमरा था। वहाँ लगी सारी चीजें बहुत अलग थी। पूरे कमरे की दीवारों पर शीशे लगे हुए थे। कमरे की सारी लाइट जल रही थी, इसीलिए कमरे में दिन जैसा महसूस होता था। मैं पूरे कमरे को हैरत से देख रही थी। हालांकि मालिक अकेला रहता था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। फिर इस कमरे में लेडीज सामान क्यों था? हालांकि कमरा इस समय बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी नहीं था। एक तरफ एक अलमारी खुली पड़ी थी जहां लेडीज कपड़े भरे पड़े थे। बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल था जहां बहुत सारा मेकअप रखा हुआ था और ज्वेलरी भी रखी हुई थी। यह सब देखकर तो मेरे मुंह में पानी भर आया। हम जैसे लोग तो इन चीजों को बहुत तरसे हुए होते हैं, इसीलिए मैं ड्रेसिंग के सामने चली गई और वह ज्वेलरी देखने लगी। मेकअप देखकर तो मेरा दिल बेईमान होने लगा कि इतना कुछ है ड्रेसिंग टेबल पर।
अगर मैं यहाँ से कुछ ले जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। मेरी लालच से आंखें चमकी थी। मैं जल्दी से अपने दुपट्टे में मेकअप और ज्वेलरी रखी और कमरे से बाहर निकलकर अपने क्वार्टर में चली गई। जल्दी से मैंने वह सारी चीजें अपने बैग में रख दी जिसमें मेरे कपड़े रखे थे। मुझे चोरी की आदत तो थी ही, लेकिन इसके अलावा मुझे सजने संवरने का भी बहुत शौक था। लेकिन गरीबी की वजह से बस कभी कभी त्योहारों पर ही कांच की चूड़ियां खरीद पाती थी। लेकिन जब भी बाजार जाती थी, बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकान देखकर दिल चाहता कि मैं भी यह सब पहनकर देखूं। मैंने सोचा था कि आदमी बहुत अमीर है, इसे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं थोड़ी सी चीज ले लूंगी तो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उसकी ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि मैं अपना सब कुछ खो बैठूंगी। आज सुबह मैं बहुत खुश थी। जब मैं शाम के समय अपने घर गई तो मैं अपना सामान भी ले गई। मैंने वह सारी ज्वेलरी और मेकअप अपनी अलमारी में छुपा दिया। अब मेरा यही काम था। मैं कुछ दिन बाद मौका देखकर उस कमरे में चली जाती और अब तो मैं कीमती कीमती कपड़े भी चुरा लिए थे। मेरा लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इतना कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उस कमरे में जाने लगी थी। एक बार जब उस कमरे से ज्वेलरी ले रही थी तो मुझे उसमें से सोने के झुमके नजर आए। अब तक मैं बस मेकअप और बनावटी ज्वेलरी ही चोरी की थी, लेकिन सोने के झुमका देखकर मेरे हाथ पीछे कर लिए। मैं सोने की चीज चुरा नहीं सकती थी, इसीलिए वापस अपने क्वार्टर में आ गई। लेकिन इंसान के लालच की भूख अगर उसे लग जाए तो कभी खत्म नहीं होती, वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। यही हाल मेरा भी था। मैं सोने के लिए आंखें बंद की तो मेरी आंखों के सामने वही सोने के झुमके नजर आने लगे थे। कभी अलमारी में रखी कीमती साड़ियां मुझे बेचैन करने लगती। मैं करवट बदलकर सारी रात गुजारी थी। जब मैं नाश्ता बनाकर मालिक के सामने रख रही थी तो वह मुझे बड़े गौर से देख रहा था। ना जाने क्यों आज मुझे उसके इस तरह देखने पर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। और फिर आज जो धमाका उस सेठ ने मुझ पर किया वह मेरे होश उड़ा गया था। उसने मुझे कमरे की चाबी दी, कहने लगा ऊपर कमरे की सफाई तुम करोगी। मैं हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। कहने लगे जाओ और कमरे की सफाई करो। मैंने चाबी उसके हाथ से लेकर ऊपर कमरे में आ गई। इस बार जो कुछ मैंने कमरे में देखा मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। कमरे में सोने के जेवरात ड्रेसिंग के ऊपर ही रखे हुए थे। मैं कमरे की सफाई कर दी। फिर कमरे से बाहर निकालने की बजाय मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखे सोने के जेवरात को देखने लगी। उसमें ना जाने क्या क्या था, सोने की चेन, सोने की अंगूठियां और बहुत कुछ था। और इतनी ज्वेलरी देखकर मैं सोचने लगी कि अगर मैं इनमें से कुछ ले लूं तो किसी को खबर नहीं होगी। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर मैंने कुछ भी नहीं लिया और कमरा साफ करके बाहर आ गई। रात को सोते समय मेरी आंखों में वह जेवरात घूमने लगे थे। पहले तो मुझे छोटी छोटी चोरी की आदत थी, इसीलिए मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं उठकर ऊपर कमरे में आ गई। कमरा अब भी खुला हुआ था। मैं जल्दी से दराज खोलकर वह जेवरात का बॉक्स ढूंढने लगी जो मुझे तीसरी दराज से मिल गया था। मैंने उस बॉक्स में से सोने के झुमके लिए और पहन लिए। मुझे पहनकर ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा खिल सा गया हो। फिर मैंने वह झुमके अपने हाथों में दबाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। लेकिन सामने ही वह मालिक खड़ा था। उसे देखकर तो मेरी रंगत ही उड़ गई थी। मुझे लगा मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। मैं पकड़ी गई थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम इस वक्त इस कमरे में क्या कर रही हो? मैं बुरी तरह घबराई हुई थी। मैंने कहा कुछ भी नहीं। मुझे तो कोई बात ही बोली नहीं जा रही थी। वह मेरे हाथ की बंद मुट्ठी देखने लगा, फिर कहने लगा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अब तो मेरी जान ही निकल गई थी और वह मेरा हाथ पकड़ चुका था जिसमें सोने के झुमके थे। मेरा रंग उड़ गया था। वह कहने लगा, तुम चोरी कर रही थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं अब झूठ नहीं बोल सकती थी। कहने लगा, तुम पहले भी इस कमरे से बहुत सी चीजें चुरा कर ले जा चुकी हो। मैं कल ही तुम्हारी माँ को बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और जब पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तो सारी चोरी साबित हो जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर मैं उसके सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी कि मुझे माफ कर दो। लेकिन वह नहीं माना। कहने लगा, बस एक शर्त पर मैं तुमसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ को भी कुछ नहीं बताऊंगा और यह झुमके भी तुम्हें दे दूंगा। मुझे उसकी शर्त सुनकर हैरत भी हुई थी और परेशानी भी। मैंने कहा, कौन सी शर्त मनवाना चाहते हैं आप? कहने लगा कि तुम मेरे साथ रात गुजारो और इस बात को किसी से मत कहना। मैं भी तुम्हारी चोरी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
यह सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैंने कहा, मालिक, मैं कल ही आपकी सारी चीज वापस कर दूंगी, लेकिन मैं यह पाप नहीं कर सकती। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और जब पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तो तुम मुजरिम साबित हो जाओगी। मैं बुरी तरह उसकी बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी। उसने बड़े ही चालाकी से मेरे आसपास लालच का जाल बिछाया था। मेरे दिल में सिर्फ यह वहम डाल दिया था कि मैं उस कमरे में नहीं जाऊं, क्योंकि उस कमरे में तो कोई था ही नहीं। यह सब उसकी चाल थी। मेरे अंदर इतनी उत्सुकता भर दी थी कि मैं उस कमरे में जाने के लिए मचलने लगी थी। और शाम के समय 2 घंटे अकेले रहने का भी उसने ढोंग रचाया था। उसकी नीयत मेरे ऊपर शुरू से ही खराब थी और उसे मेरे लालच का भी पता था और उसने मेरे लालच का यही फायदा उठाया था। लेकिन गलती मेरी थी। जब मुझे यह शक हुआ था कि वह गलत आदमी है, तभी मैंने उससे दूरी क्यों नहीं बना ली, उसकी नौकरी छोड़कर क्यों नहीं चली गई। मैं लालच में आगे बढ़ती चली गई थी। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। वह मेरी आंखों में लालच की चमक देख चुका था, इसीलिए अपना कमरा रात को खुला छोड़ने लगा और मैं लालच में आ गई। वह जानता था मैं छोटी मोटी चोरी की आदी हूँ, इसीलिए उसने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था। अब मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह मेरे ऊपर बड़ी बड़ी चोरियों का इल्जाम लगाकर मुझे लंबी सजा करवा सकता था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने अपना सर झुका दिया था। वह धीरे धीरे मेरे करीब होने लगा था। सुबह जब मैं उसके कमरे से बाहर निकली तो मेरे शरीर पर एक कीमती साड़ी थी, हाथ में मेकअप और ज्वेलरी का सेट और कानों में सोने के झुमके। नहीं थी तो बस मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी इज्जत, मेरे पास नहीं थी। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं सुबह ही घर वापस चली गई। मेरी माँ मुझे कीमती कपड़ों में देखकर खुश हो गई। कहने लगी, देखा ना, मैं तो कहा था मालिक बहुत अच्छा इंसान है। देख, तुझे कितना कुछ दिया है। और मैं खाली आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, जिसे मेरे तन पर पहना हुआ नया लिबास तो नजर आ गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर छाई गई पाप की कालिक नजर नहीं आई थी। काश कि मैंने लालच ना किया होता तो आज मेरी इज्जत मेरे पास होती। मैंने सुना था कि लालच बुरी बला होती है और इसके हाथों इंसान बर्बाद हो जाता है, और मैं सच में आज बर्बाद हो चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।